मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मस्त मस्त फ्रेश वाली स्टोरी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी बहुत ही फ़नी एंड रोमांटिक है बिकॉज इस कहानी की जो हीरोइन है ना वो हीरो से 5 इयर्स बड़ी है, तो आप समझ सकते हो कहानी कितनी क्यूट होने वाली है। तो इस न्यू स्टोरी का नाम है आई डोंट टच माई वाइफ बिफोर मैरिज। कहानी का ये पार्ट 1 है क्योंकि गाइस मुझे इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड मिला ही नहीं, बट ट्रस्ट में जितना मैं इंटरेस्टिंग हूँ इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो पार्ट 2 के अपडेट के लिए ज़रूर कमेंट करना। चलिए बहुत हो गया इन्फॉर्मेशन, कहानी की अब शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी की हीरोइन जियान को देखते हैं जो कि एक कंपनी की सीईओ है। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है, अरे मुझे पता चला कि तूने सच में लियांग से शादी कर ली, वो तो प्ले बॉय है ना। तो वो कहती है हाँ, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी यहाँ से थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि हम लोग लियांग को देखते हैं। वो जियान से कह रहा था कि मैं भले ही तुमसे शादी किया हूँ लेकिन मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला। तो यहाँ पर जियान लियांग को इस तरीके से पटाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम वैसे भी मुझसे छोटे हो, आओ मैं बताती हूँ हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है। एंड यू नो तुम्हारे ग्रैंडफादर को हमारा बेबी चाहिए, तो अगर हम बेबी बनाने का प्रोसेस नहीं करेंगे तो बेबी होगा कैसे। एंड इसके बाद दोनों अपना फर्स्ट नाइट पर ही हनीमून मनाते हैं। लियांग काफ़ी शाई था अपनी दुनिया में, अपने वर्ल्ड में नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जियान के साथ। वैसे भी ये जो सख्त लौंडे बनते हैं ना अपनी पसंदीदा औरत के सामने, तो वो भी क्यूटी पाई बन ही जाते हैं। तो कुछ यूँ ही इनकी कहानी थी। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, वो उस फ्लैशबैक के थोड़े प्रेजेंट में जहाँ पर कि जियान अपने कंपनी में अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ पर लियांग के ग्रैंडफादर आते हैं। लियांग के ग्रैंडफादर भी अच्छी कंपनी के सीईओ थे और ये बात जियान को पता था। वो यहाँ पर आते उससे बात करने के लिए। जियान पूछती है, बताइए कैसे आना हुआ। वह कहते हैं, तुम मेरे पोते को तो जानती ही हो, वो तुमसे 5 इयर्स छोटा है। एक्चुअल में वो अपने लाइफ में कुछ ढंग का कर नहीं रहा और मैं उसकी हरकतों से तंग आ चुका हूँ। तो मैं वही ग्रैंड पेरेंट की तरह सोच रहा हूँ कि अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो शायद उसकी ज़िंदगी संवार दोगी तुम, क्योंकि तुम इतनी टैलेंटेड हो, अकेले इतनी बड़ी कंपनी तुमने खड़ी की और ख़ुद भी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहे हो। तो जब तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है तो मैं श्योर हूँ कि तुम मेरे पोते की लाइफ को भी सुधार दोगी। जियान कहते हैं लेकिन वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसके ग्रैंडफादर उसे ऑफर देते हैं, आई नो कि तुम एक बिजनेस वूमेन हो और बिजनेस डील्स को ज़्यादा प्रेफर करती हो, तो अगर तुम मेरे पोते से शादी करती हो और तुम्हारा रिलेशन सही चलता है तो फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 5% शेयर देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम जानती हो कि मेरी कंपनी कितनी बड़ी है और ये 5% शेयर तुम्हारे लिए करोड़ों के हो सकते हैं। कुछ मिनट सोचने के बाद जियान कहती है, ठीक है, आपने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया है कि मैं तो मना ही नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जो भी हो, मैं आपके पोते से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारे लिए एक बिजनेस डील की तरह ही है एंड आई होप कि ये कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा जाए। ग्रैंडफादर को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये उसे बिजनेस डील की तरह ट्रीट कर रही है। वो तो बस इस बात से खुश थे कि फाइनली उसके उस नालायक निकम्मे पोते को एक ढंग की लड़की मिल रही है जो कि अपने लाइफ में इतना अच्छा कर रही है, तो चांसेस है कि वो उसके पोते को भी सुधार दे। क्योंकि जो लियांग था ना, इतना ढक्कन था कि बस अपने दोस्तों के साथ दिन रात गेम खेलते रहता था, ड्रिंक करते रहता था और कंपनी वगैरह नहीं जाता था। ग्रैंडफादर तो उससे परेशान थे, इसी वजह से उन्होंने उसके लिए मैरिज फिक्स कर दिया था। यहाँ से सीन कट होता है और हम लोग अगले सीन में लियांग को देखते हैं जो कि घर पर था। उसके ग्रैंड पेरेंट उसे कह रहे थे कि तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था, दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक मैरिज पार्टनर ढूंढा है, उसका नाम जियान है, वो इस कंपनी की सीईओ है और वो तुमसे 5 इयर्स बड़ी है। लियांग कहता है, ग्रैंडफादर मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, अगर मुझे किसी से शादी करनी ही होगी तो मैं अपनी हम उम्र की लड़की से करूँगा या अपने छोटी से। मैं अपने से 5 इयर्स बड़ी लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, बेटा सोच लो कि तुम्हें एक लड़की मिल रही है, वरना जैसे तुम हो ना निकम्मे, तुम्हें तो कोई अपनी बेटी देने भी नहीं वाला। लेकिन लियांग उनकी बातों को ध्यान नहीं देता है। ग्रैंडफादर उसकी शादी को लेकर के सीरियस है और वो उसे स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि तुम्हें जियान से शादी तो करनी ही पड़ेगी। लियांग को भी इस तरीके से ग्रैंडफादर को उसका लाइफ कंट्रोल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लियांग के मॉम डैड थे नहीं, ग्रैंडफादर ने उसे पाल पोस करके बड़ा किया है। तो लियांग यहाँ पर वही मेलो ड्रामा क्रिएट करने का सोचता है। पहले तो वो ग्रैंडफादर को कहता है कि उससे शादी नहीं करना है। ग्रैंडफादर जियान की काफ़ी बड़ाई करते हैं, वो काफ़ी कैपेबल है, स्ट्रॉन्ग है। लियांग फिर भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो नाइफ लेकर के अपने नस काटने का एक्टिंग करने लगता है। ग्रैंडफादर उससे भी 2 कदम आगे थे, वो भी पास में पड़ा हुआ एक और नाइफ उठा लेते और कहते चलो ठीक है, दोनों साथ में मरते हैं, या तो तुम शादी करो या तो फिर मैं भी अपना नस काट लूँगा। अब जब इस तरीके से लियांग के ग्रैंडफादर करते हैं तो लास्ट में यहाँ पर लियांग को झुकना ही पड़ता है। वो उसकी इकलौते फैमिली था, वो उसे कभी भी खोना नहीं
नहीं चाहता था। तो वो लास्ट में रेडी हो जाता है कि ठीक है, वो जियान से शादी करने के लिए रेडी है। इसके बाद वो शाम में अपने दोस्तों से मिलता है। वो काफ़ी सैड था। तो लियांग का फ्रेंड पूछता है, क्या हुआ भाई, तू उदास क्यों है? इस बात पर लियांग अपने दिल के दुखड़ा उसे सुनाता है और कहता है कि अरे यार, जियान से मेरी शादी होने की बात हो रही है। उसे इस बात का शौक ज़्यादा लगता है क्योंकि जो जियान थी वो उसी के बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर थे, जिससे कि वो पहले नहीं मिला था। यहाँ पर जियान अपने भाई को क्लब में रिसीव करने के लिए आती है, जहाँ पर कि लियांग उसे पहली बार देखता है और वो उसे इतनी प्रिटी लगी थी कि वो बस उसे देखते ही रह जाता है। लेकिन फिर भी वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक बिजनेस मैरिज है। चाहे जियान कितनी भी खूबसूरत हो, उसे सख्त लौंडा बन करके ही रहना है। अब उसका भाई तो ऐसे ही शौक में था कि सच में उसकी सिस्टर लियांग से शादी करने के लिए मान कैसे गई, क्योंकि वो अपने दोस्तों को तो जानता था कि वो किस तरीके का बंदा है, फिर भी उसकी सिस्टर उससे शादी करने के लिए मानी कैसे। जियान यहाँ पर अपने भाई को क्लब में लेने के लिए आई हुई थी और अपने दोस्त से मिलाने के बाद वो उसे वहाँ से ले करके जाती है, जहाँ पर कि लियांग तो जियान को ताड़ते ही रह गया था। जियान उसका भाई घर जाता है, जहाँ पर कि उसका भाई जियान से पूछता है, लियांग मुझे कह रहा था कि तुम्हारी और उसकी शादी हो रही है, क्या ये बात सच है? इस बात पर जियान उसे कहती है कि हाँ, मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। उसके ग्रैंडफादर मुझसे मिलने के लिए आए थे और शादी का ऑफर किए थे। इस बात पर उसका भाई गुस्सा करते हुए कहता है कि आपको पता है लियांग किस टाइप का बंदा, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर आपने उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? इस बात पर जियान उसे कहती है, वो रिच है, हैंडसम है और ऊपर से इतने बड़े कंपनी का होने वाला ऑनर है, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? और यहाँ पर लियांग के ग्रैंडफादर ने मुझे उनकी कंपनी का 5% शेयर ऑफर किया है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही है। इतना अच्छा बिजनेस ऑफर मिल रहा है, भला मैं क्यों ही मना करूँ? तो वो कहते हैं, लेकिन आप तो लियांग से प्यार नहीं करती। जियान उसे कहती है कि प्यार है, ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, इंसान को सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए और मैंने पैसे को चूज किया। इस बारे में अब हम कोई बहस नहीं करेंगे। मैंने लियांग से शादी करने के लिए हाँ कह दिया है, बस बात ख़त्म। चाह करके भी बेचारा जियान का भाई कुछ नहीं कर पाता है, उसे अपनी बड़ी बहन का तो बात मानना ही पड़ता है। वो अपने भाई को बोलती है कि कल हम लोग लियांग और उसके ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जा रहे हैं और उसे भी आना होगा और वहाँ पर कोई और ड्रामा नहीं होना चाहिए। उसका भाई मजबूरी में रेडी हो जाता है। अगले दिन लियांग के ग्रैंडफादर उसे पूरा सूट वूट पहना करके लेकर गए हुए थे। लियांग तो ये सोच कर रहा था कि वो जियान से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ग्रैंडफादर को कह रहा होता है, इतना सब कुछ करने का क्या ज़रूरत है, नॉर्मल ड्रेस में भी तो मैं आ सकता था ना, ये सूट कितना अनकम्फर्टेबल है। इस बात पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें जियान के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर जियान आती है। वो भी एक प्रोटे सा ड्रेस पहन करके आई थी। लियांग उसे देखता है तो देखते रह जाता है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो सोचता है कि लगता है कि वो अपनी ब्यूटी का चार्म यहाँ पर चलाने के लिए आई हुई है और मुझे पटाने के लिए आई हुई, बट मैं भी सख्त लौंडा हूँ, मैं भी जियान को भाव नहीं देने वाला हूँ। वो यहाँ पर आती है तो ग्रैंडफादर लियांग को गुस्सा करते हुए कहते, जाओ जाकर के जियान को चेयर ऑफर करो, तुम एक जेंटलमैन हो ना। तो फिर यहाँ पर वो इस तरीके से जा करके उसे चेयर ऑफर करता है। जियान वहाँ पर बैठती है। उसके भाई को भी बिल्कुल ये रास्ता पसंद नहीं था, बट जियान चुपचाप उसे बैठने के लिए कहती है। फिर दोनों के बीच यहाँ पर बातें शुरू होती है। ग्रैंडफादर उन दोनों से शादी वादी का डेट वगैरह निकलवाने के बारे में बात कर रहे थे। जियान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी शादी जब भी हो, लेकिन लियांग उसे कहता है कि मैं तुमसे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा, ग्रैंडफादर मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, तो मुझसे नहीं, ये प्यार मोहब्बत की उम्मीद तो तुम मत ही रखना। इस बात पर ग्रैंडफादर लियांग पर गुस्सा करने लगते कि वो क्या बकवास कर रहा है। जियान ग्रैंडफादर से कहती है, ग्रैंडफादर आप हमें बस 5 मिनट दीजिए, मुझे लियांग से कुछ अकेले में बात करना है। ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लियांग को इशारा करती है, चले, और वो दोनों फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं तो लियांग पूछता है जियान से, बोलो क्या बात करना है तुमको। जियान उससे टू द पॉइंट आकर के पूछती है कि बोलो आखिर तुम्हें मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है। लियांग कहता है, मैं आज़ाद आसमान का परिंदा हूँ, मुझे ये शादी मोहब्बत के झंझटों में पड़ना ही नहीं है। ऊपर से तुम मुझसे 5 इयर्स बड़ी हो, मुझे प्यार ही करना होगा तो मैं किसी अपने उम्र की लड़की से नहीं करूँगा। इस बात पर जियान जानबूझकर उसे छेड़ते हुए थोड़ा सा उसके करीब जाती है और कहती है, अच्छा अगर तुम्हें इतना ही प्यार करना होता है तो क्या तुम्हारी लाइफ में अब तक कोई लड़की नहीं आती? मुझे भी पता है कि तुम्हारी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, मुझे पता है कि तुम एक बिगनर हो इस प्यार मोहब्बत के मैटर में, बट डोंट वरी, मैं भी यहाँ पर इतनी श्योर नहीं हूँ तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं बस शादी तुमसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ग्रैंडफादर मुझे 5% शेयर ऑफर कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बस ये बिजनेस मैरिज है, तो तुम भी उसे उसी तरीके से ट्रीट करो। तुम अपनी मर्जी का काम करना अपने लाइफ में और मैं अपनी मर्जी का काम करने वाली हूँ अपने लाइफ में। लियांग कहता है, ओह ऐसा,
तो ठीक है, मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ ना कि शादी के बाद मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँगा, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। इस बात पर जियान कहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना करो, ना तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे, ना मैं ही तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँगी। लियांग कहता है तुम्हें ये बात सुन करके गुस्सा नहीं आया? जियान कहती है गुस्सा क्यों आएगा, इट्स ऑब्वियस कि ये हमारा बिजनेस मैरिज है। इस बात पर लियांग जाकर के रेडी हो जाता है शादी करने के लिए और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही अंडरस्टैंडिंग हो और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ग्रैंडफादर मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब करते हैं। जियान कहती है चलो ठीक है, अब अच्छे बच्चे की तरह कमरे में अंदर जाते हैं। ग्रैंडफादर पूछेंगे कि क्या उसको शादी करनी है, तो वो बोल देना हाँ। अब लियांग एक छोटी क्यूट पपी की तरह जियान के सामने बिहेव कर रहा था। वो इतना शाय फील कर रहा था जियान के सिर्फ करीब आने से कि उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। बेचारा, लगता है सही में बचपन से लेकर के अब तक सिंगल ही है। वो जियान के सामने अपना वो हॉट मेल एटीट्यूड मेंटेन ही नहीं कर पाता और सोचते हैं कि जियान के सामने मुझे हो क्या जाता है, मैं कुछ उसे बोल क्यों नहीं पाता। जियान कमरे में अंदर जाती है, लियांग थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे आता है। ग्रैंडफादर कहते हैं तो अगर अब सब कुछ ठीक हो गया हो तो हम शादी के डेट्स निकालें। जियान कहती हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और अब लियांग भी रेडी हो गया। ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो हम कल तुम दोनों जा कर के शादी का सर्टिफिकेट ले लो। जियान रेडी थी। आफ्टर दैट हमें कल का सीन दिखाया जाता है। लियांग जियान का वेट कर रहा था। जियान उसे कहती है लगता है मैंने ज़्यादा देर इंतज़ार करा दिया क्या? लियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा सा आ रहा हूँ जो मैं तुम्हारा घंटों यहाँ पर इंतज़ार करने वाला हूँ। लेकिन बेचारे आधे घंटे से तो जियान के आने का वेट कर ही रहा था और ये बात जियान अच्छे से जानती थी। लेकिन वह यहाँ पर लियांग के मेल ईगो को हर्ट नहीं करती और कहती चलो ठीक है, थैंक्स मेरा इंतज़ार करने के लिए, मैं ऑफिस में थोड़ा सा बिजी हो गई थी। आफ्टर दैट वो उसके साथ जाती है और दोनों यहाँ पर सिविल ब्यूरो पहुँचते हैं जहाँ पर के शादी का सर्टिफिकेट भी वो लोग ले लेते हैं। जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तो लियांग को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि उसने सच में ये बिजनेस मैरिज कर लिया और वो भी अपने से 5 इयर्स बड़ी गर्ल से। जियान को वो अब शादी के बाद अपने घर लेकर के जाना तो पड़ेगा। ग्रैंडफादर उसके साथ लंच करने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे तो जियान लियांग को कहती है कि तुम सीट बेल्ट बांधने में मेरा हेल्प करो। लियांग कहता है क्यों, तुम्हें ये नहीं आता क्या? जियान कहती है आता है, बट अब तुम मेरे हस्बैंड हो और ये हस्बैंड का केयर करने का तरीका होता है अपनी वाइफ के लिए। आई थिंक कि तुम एक जेंटलमैन हो तो इतना तो कर ही सकते हो। अब लियांग ना जाने क्यों जियान को मना नहीं कर पाता है और उसके कहने पर वो चुपचाप जा करके उसे सीट बेल्ट पहनाने लगता है। और ये कार का रोमांटिक सीट बेल्ट वाला सीन तो हम सबको पता ही है। जैसे ही लियांग यहाँ पर जियान को सीट बेल्ट पहनाने के लिए जाता है वो उसके काफ़ी करीब आ चुका था और जियान इसी मौके का तो फ़ायदा उठाना चाहती थी। वो जानबूझकर के और लियांग के पास जाती है और कहती है तुम तो बिल्कुल क्यूट पपी की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हारा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? तुमने तो कहा था कि हमारा बिजनेस मैरिज है, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? लियांग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो चुपचाप उसे सीट बेल्ट पहना देता है। लियांग सोचा था बंदी सही तो कह रही है, मैं जब भी इसके पास जाता हूँ मेरे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं, मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जियान जानबूझकर उसे छेड़ रही होती है और लियांग खुद की फीलिंग पर कंट्रोल करते हुए जियान को घर लेकर के जाता है। आफ्टर दैट वो लोग घर पहुंचते हैं जहां पर कि लियांग के घर का बटलर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए जियान को मैडम कह के पुकारता है। जियान ये देख कर के स्माइल करने लगती है और लियांग सर पर हाथ रख लेता है। घर का बटलर बोलता है कि मैम आप पहली लड़की हो जिसे कि लियांग इस तरीके से घर लेकर के आया हुआ है। जियान समझ जाती है कि लियांग एक नूब है और वह सच में पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है बटलर के ऐसे बोलने से और जियान का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी घर के अंदर लेकर के जाने लगता है। दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं कि जियान उसे रोकते हुए अपने हाथ की तरफ देखती है क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इस बात पर लियांग जियान को सॉरी बोलते हुए कहता है ओ सॉरी एक्चुअल में मैंने जानबूझ करके तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है, वो बटलर इस तरीके से बोल रहा था ना तो बस इसलिए। वो ऐसे कहती है तो उसने क्या गलत बोला, क्या मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, क्या मैं इतना रिस्पेक्ट पाना डिज़र्व नहीं करती? इस बात पर
लियांग कहता है देखो मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। वो काफ़ी शाय फील करने लगता है। जियांग जानबूझ करके उसके पास जाती है और कहती है तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही पहले नहीं रही है। लियांग बेचारा चुप था। वो सोच रहा होता है कि जियान मुझसे बहुत बड़ी तो है नहीं, फिर वो इतने अच्छे तरीके से फ्लर्ट करना कैसे ही जानती है। जियान जानबूझ करके लियांग के इस क्यूटी पाई बिहेवियर का फ़ायदा उठाया करती थी और वो हमेशा ही उसे छेड़ा करती थी। ग्रैंडफादर यहाँ पर उन लोगों के आने का वेट कर रहे होते हैं। जियांग उसे कहता है चलो खाना खा लेते हैं, आज हमारा वेडिंग नाइट है ना। वो भी जियान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन जियान अपने इमोशंस को अपने फेस पर लाने नहीं देती। इसके बाद वो लोग साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते हैं कि जाओ अब जा करके तुम ऊपर कमरे में आराम करो। ये बातें सुन करके लियांग ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर क्या ये यहीं पर रहने वाली है, और ऊपर से मेरे ही रूम में। इस बात पर ग्रैंडफादर कहते हैं इट्स ऑब्वियस, अब तुम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हो तो वो अपने घर पर भला क्यों ही रहेगी, और जब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बन ही गए हो तो फिर जियांग अलग कमरे में क्यों रहेगी। लियांग को कभी किसी के साथ कमरा शेयर करने का आदत नहीं था। अचानक से उसके लाइफ में ऐसे गर्ल आ जाती है। वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ऑकवर्ड फील करने वाला था, लेकिन ग्रैंडफादर की कही बातों को भला कौन ही टाल सकता है। ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं उसने बहुत मुश्किल से जियान जैसी अच्छी लड़की उसके लिए ढूंढी है, तो वो कोई भी तमाशा नहीं करेगा और अपना हस्बैंड होने का रोल अच्छे से निभाएगा। उसे जल्दी से जल्दी पोता या पोती चाहिए। अब ये बात सुन करके तो लियांग और ज़्यादा शाय फील करने लगता है, क्योंकि वो जियान के साथ कभी इंटीमेट होने के बारे में सोचा भी नहीं था। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जियांग कमरे में अंदर जाती है तो देखती है कि बिल्कुल ये एक वेडिंग रूम की तरह डेकोरेट किया गया है। सब कुछ हनीमून नाइट वाला फील दे रहा था। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है तुमने लियांग से आखिरकार शादी कर ही लिया। जियान कहती हाँ, उसके ग्रैंडफादर ने इतना अच्छा ऑफर दिया था, भला वो उसे मना कैसे कर सकती थी। और लियांग उतना भी बुरा नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसके बारे में रूमर्स है कि वो एक प्ले बॉय है। उसके बिहेवियर से तो मुझे लगता है कि वो बेचारा अब तक सिंगल ही रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि बहन अगर ऐसा सच में है ना तो फिर तो तेरी किस्मत निकल पड़ी, क्योंकि वो बंदा रिच भी उतना ही है, हैंडसम तो है ही। अगर सच में सिंगल रहा है तो कोई फोर्स लव का झंझट भी नहीं है, वो पूरे दिल से तुझे प्यार करेगा। वैसे आज तुम लोगों का फर्स्ट नाइट है ना, तो क्या प्लान है, रियांग को तुम छोड़ने वाली हो या फिर हनीमून मनाना है। जियान कहती अभी तो मैंने वैसा कुछ सोचा नहीं है, डिपेंड्स ऑन मूड। अच्छा चलो रखो, मुझे ना थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह भी होना है, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ, अब हस्बैंड मिल गया तो फ्रेंड को छोड़ोगे ही ना। जियान शर्माते हुए फ़ोन रख देती है। फिर वो एक बार पूरे नज़र से पूरे कमरे को देखती है और सोच रही होती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सा हो गया। आफ्टर दैट वो पर्स पास वाले टूल पर रखती है और वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लियांग डिनर फिनिश करके अपने कमरे में आता है। वो ये कमरा देख करके शॉक्ड रहता है कि उसके कमरे का तो ये लाल गुब्बारा हो गया है। हर तरफ इतना डेकोरेशन, इतना फूल पत्ती। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है कि जिहान क्या सोच रही होगी, आज उनका हनीमून नाइट है और ऊपर से बिजनेस मैरिज है। दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल करके सीधे हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी सारे बेड पर से फ्लावर्स को हटाने लगता है। तभी सामने से जिहान फ्रेशन अप होकर के आती है। वो तो उसे नाइट ड्रेस में देखता है तो देखते ही रह जाता है। बेचारा लियांग जितना सख्त लौंडा बनता था सबके सामने, उसकी सख्ती तब यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। जियान ये देख करके सोच रही होती है कि बंदा कर क्या रहा है। आगे बढ़ती है तो फ्लावर्स पर उसके पैर पड़ते हैं। दोनों ही यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो रहे थे। लियांग उसे कहता है कि ग्रैंडफादर ने कहा है कि एक्चुअल में उन्हें पोता या पोती चाहिए, बट मैं शादी के बाद तुम्हें टच भी नहीं करने वाला हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि हम दोनों का सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है। जियान जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहती है अब जब ग्रैंडफादर ने कहा है कि उन्हें पोता या पोती चाहिए तो बिना उस प्रोसेस को किए भला कहाँ से ही बेबी आने वाला है। एंड यू नो कि हमारा ये बिजनेस मैरिज है, लेकिन ग्रैंडफादर तो उसे रियली समझ रहे हैं ना। और वैसे भी तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, हम दोनों तो वैसे भी अब लीगल हस्बैंड वाइफ बन ही चुके हैं। तो जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है चलो वो करते हैं। लियांग यहाँ पर सर मार रहा था तो जियान यहाँ पर इनिशिएट करती है। उसे वो बेड पर धक्का देती है, उसके पास जा करके उसका हाथ पकड़ करके अपने कमर पर रख लेती है।
कहती है कि तुम तो इस तरीके से शर्मा रहे हो जैसे कि तुम रोमांस कर ही नहीं सकते हो, तुम लड़के तो हो ना। ये बोल करके वो आगे बढ़ती है और पहले खुद लियांग को किस कर लेती है। लियांग के लिए सब कुछ नया था क्योंकि वो उसका एक्शन में फर्स्ट टाइम था और ये बातें जियान को यहाँ पर पता नहीं था। लेकिन जब जियान यहाँ पर जानबूझ करके लियांग के मेल ईगो को थोड़ा सा हर्ट करने का कोशिश करती है ताकि वो चीज़ों को आगे बढ़ा सके, तो फिर वो कहता है कि बाद में पछताना मत कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं रोमांस नहीं कर सकता, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं रोमांस कर सकता हूँ या नहीं। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर अपना हनीमून नाइट स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। खुद ये जियान के लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन वो यहाँ पर सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए काफ़ी नॉर्मल रहती है क्योंकि जब उसने बिजनेस डील किया है तो इन चीज़ों को पूरा तो करना पड़ेगा ना। मॉर्निंग में जब वो जगता है तो देखता है कि हनीमून मनाने के बाद वो जियान को हक करके सो रहा है। जियान उसे कहती है, ओह नींद खुल गई तुम्हारी। लियांग यहाँ पर इस सिचुएशन को देख करके इतना सा फील कर रहा था मानो कि वही लड़की है। वो जा करके जियान को हक कर लेता और कहता है कि कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था। जियान कहती है, ओह मुझे पता नहीं था, बट तुमने तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। डोंट वरी, मुझे तुम्हारे परफॉर्मेंस से कोई कंप्लेन नहीं है। अब लियांग यहाँ पर जियान की बातों से और ज़्यादा सा फील करने लगता है तो जियान उसे काम डाउन करने के लिए कहती है, ओह कम ऑन, ये बहुत ही कॉमन बात है और ऊपर से हम दोनों तो लीगल हस्बैंड वाइफ है, इसमें इतना शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जियान लियांग से कहती है, ठीक है तुम आराम करो, मैं पहले जा कर के फ्रेशन अप हो जाती हूँ, ग्रैंडफादर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो जाने का कोशिश कर रही थी लेकिन लियांग उसे रोकता है और आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है और वो दोनों मॉर्निंग में भी एक दूसरे के साथ वापस से रोमांस करते हैं। फिर फ्रेशन अप हो करके जियान नीचे जाती है जहाँ पर कि ग्रैंडफादर उन दोनों के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में लियांग भी आता है। ग्रैंडफादर जियान से पूछते, तो कल रात तुम्हारी नींद कैसे रही। जियान कहती, हाँ ग्रैंडफादर अच्छी नींद है। लियांग को देख करके ग्रैंडफादर आपस में ही मम्बलिंग कर रहे थे कि जिस तरीके से इन दोनों का एक्सप्रेशन है मुझे तो लगता है कि दोनों रोमांस कर चुके हैं, ये सही है। मेरा पोता या पोती का पाने का प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही सही तरीके से बढ़ रहा है, मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब यहाँ पर लियांग आता है, पूछता है ग्रैंडफादर से कि वो क्या आपस में बकबक कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने जियान का ख्याल तो रखा ना, मैंने बहुत ही अच्छी बहू ढूंढी है। जियान कहती है कि ग्रैंडफादर मुझे ऑफिस जाना है, मैं निकलती हूँ। उसके जाते ही लियांग ग्रैंडफादर के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है तो ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें खाने की पड़ी है, तुम्हें यहाँ पर कंपनी में जाकर के काम करना होगा, तुम बिल्कुल बेसिक जॉब से काम स्टार्ट करोगे, तुम होने वाले सीईओ हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें डायरेक्ट ही सीईओ के पोजीशन पर बैठा दिया जाएगा। और वो ग्रैंडफादर से बोलने लगता है कि आपने कहा था कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अब ये सब क्या है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, तुम्हारी बीवी इतनी टैलेंटेड है, इतनी डिसिप्लिन्ड है, वो पूरी कंपनी संभालती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना स्टैंडर्ड उससे मैच करना चाहिए और तुम्हें भी उसकी तरह बनना चाहिए। लियांग कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। ग्रैंडफादर वापस से वही नस काटने की धमकी देने लगते हैं तो लास्ट में लियांग को वापस से ग्रैंडफादर की बात माननी पड़ती है और कहते हैं, ठीक है बाबा, मैं कल परसों से देखता हूँ कंपनी जा करके काम करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। फिर शाम होती है, वो दोनों ही यहाँ पर जियान के वापस आने का वेट कर रहे थे। लियांग तो कुछ ज़्यादा ही जियान को लेकर के बेचैन था और ये बातें ग्रैंडफादर को साफ तौर पर दिख रही होती है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है और आज वो लेट नाइट आने वाली है। लियांग कहता है यार मन में कि यार कल हमने हनीमून मनाया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्या जियान को बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले इतना भी नहीं बताना चाहिए था कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। ग्रैंडफादर लियांग को समझाते हैं, तुम्हें जियान के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना होगा, वो बंदी बहुत ही परफेक्ट है, देख लेना कहीं वो फिर तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से छोड़ करके ना चले जाए। लियांग भाई साहब तो अपने ही जियान को मिस कर रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रहा था कि जियान उससे क्यों नहीं बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। तभी वहाँ पर उसे उसके दोस्तों का कॉल आता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो किधर है। लियांग कहता है कि वो घर पर है तो उसके फ्रेंड्स उसे साथ में पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। लियांग उससे पूछता है पार्टी में कौन कौन है तो उसे पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और एक और लड़का है। तो फिर लियांग पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो जा रहा था तो ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी अभी भी शादी हुई और तुम कहाँ जा करके ड्रामा करने वाले हो। लियांग कहता है मैं कोई ड्रामा नहीं करने वाला, हम मेरे सिर्फ पुराने दोस्त आ रहे हैं और वो भी लड़के हैं। मेरी वाइफ मुझे बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चली गई है तो मैं घर पर बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और फिर वो ऐसे पार्टी के लिए निकल जाता है।
जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो जियान का भाई और उसका दूसरा दोस्त वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। वो कहता है तो तुम्हारा कल का रात कैसा बीता? इस बात पर लियांग अपने आप को मस्त लौंडा बताते हुए कहता हाँ ठीक ठाक था, जियान उतनी बुरी भी नहीं है। अब उसका भाई से कह रहा होता है कि देख भाई, अगर तूने मेरी बहन को चीट किया ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ने वाला हूँ। लियांग उससे कहता है मैं चीट कर रहा हूँ? सो वो मुझे डंप करके गई है, कल हमारी शादी हुई है, आज वो बिजनेस ट्रिप पर गई है और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो इस बात पे वो कहता है तुमने जियान से अच्छे तरीके से बनाया ही नहीं होगा रिलेशनशिप, इसी वजह से वो तुम्हें बिना बताए ही चली गई। जो लियांग का दूसरा फ्रेंड था उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में लियांग की शादी हो चुकी है जियान से। उसके लिए तो उसकी लाइफ का सबसे शॉकिंग बात था। वो कह रहा होता है लियांग पर गुस्सा करते हो, यार तू एक प्ले बॉय है और जियान एक परफेक्ट गर्ल है, तू उससे शादी कैसे कर सकता है? तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है ना। लियांग उससे कहता है ओ कम ऑन, इतना ओवर ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई नो कि जियान मेरी वाइफ है, वो मुझसे काफ़ी अच्छी है, बट ये हमारे ग्रैंड पेरेंट का अरेंजमेंट था और उन्होंने ही हम दोनों की शादी कराई और मैं मना नहीं कर पाया। वो बात बात पर मरने की धमकी देने लगते हैं। इस बात का पर उसका फ्रेंड लियांग पर गुस्सा करते हुए कहता है देख यार, जब तुझे किस्मत से वो बंदे मिल ही गई है ना तो उसका कदर कर लेना, क्योंकि वो सच में काफ़ी अच्छी लड़की है और ये हमारे ग्रुप में सबको पता है। और तूने एक्चुअल में उसे धोखा देने का कोशिश किया ना तो हम सब मिल करके तुम्हारी बहुत ही पिटाई कर देंगे। मतलब कुछ यूँ सीन था कि सब यहाँ पर जियान को बहुत ही अच्छा मान रहे होते हैं और कोई भी उसे लियांग को जियान के लायक नहीं मान रहा था और सब तो यही कह रहे थे कि उन दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें सुन करके लियांग थोड़ा और सैड हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद वो यहाँ पर जियान को और ज़्यादा मिस करने लगा था। तो ये चीज़ जियान के भाई को देखा नहीं जाता है। वो अपने सिस्टर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है? तो जियान कहती है हाँ वो अभी लौटी है, बोलो क्या हुआ? इस बात पर उसका भाई कहता है देख ना यार, लियांग यहाँ पे क्लब में ड्रंक है हम लोगों के साथ और वो बार बार तुझे कह रहा है कि वो आकर के पिक करे, क्या तुम आओगी या फिर मैं इसे घर छोड़ दूँ? इस बात पर जियान उसे कहती है ठीक है तुम एड्रेस भेज दो, मैं लियांग को लेने के लिए आ रही हूँ। अब ये बातें जान करके तो और सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि वो अभी बिजनेस ट्रिप से लौटी हुई है और वो लियांग को यहाँ पर रिसीव करने के लिए आ रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर जियान लियांग को लेने के लिए आती है। सब शौक नजरों से देख रहे थे, लेकिन वो शौक थी कि लियांग ने इतना ज़्यादा क्यों ड्रिंक कर लिया। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। वो लियांग को वहाँ से लेके जाने का कोशिश कर रही होती है तो लियांग उसे हक कर लेता है और कहता है हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ थे ना, फिर बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम मुझे इतना के भी हकदार नहीं समझती हो? इस बात पर जियान को अपनी गलती का एहसास होता है कि शायद उसने लियांग को ये बात ना बता करके गलती की, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि शादी से पहले तक तो वो कह रहा था कि हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर उससे हो क्या गया है? वो इस तरीके से उसकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? जिया लियांग को कहती है अच्छा बाबा सॉरी, चलो अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। और फिर वो लियांग को संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाती है, जो कि बहुत हेवी था और जियान को उसे वहाँ से लेकर के जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और ऊपर से वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। सो अलग उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं जियान लियांग को पसंद करती है तो ही वो उसके लिए इतना कर रही है। इसके बाद हम लोग अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान और ग्रैंडफादर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लियांग अब भी घोड़े बेच करके सो ही रहा था। जियान को उसके ऑफिस से कॉल आता है कि वो जिस मेल एक्टर के साथ काम कर रही है एक्चुअल में कुछ पंगे हो गए हैं उसके साथ, तो उसे कंपनी अर्जेंटली जाना पड़ेगा वरना उसकी कंपनी को अच्छे खासे लॉस हो सकते हैं। ग्रैंडफादर को बोलती है कि ग्रैंडफादर ऑफिस से कॉल है, उसे कुछ अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है अपना ख्याल रखना और फिर वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है उसकी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर लियांग जग करके आता है। वो जियान को ढूंढ रहा था कि जियान है किधर। ग्रैंडफादर से पूछता है जियान किधर गई, तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि एक्चुअल में जियान ऑफिस जा चुकी है, वो तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने वाली नहीं है। वो अपने ऑफिस गई अपना काम संभालने के लिए और तुम्हें तो अपना किया वो प्रॉमिस याद होगा ना कि तुम्हें भी आज से काम पर जाना है। वो कहता हाँ हाँ याद है, ठीक है जा रहा हूँ। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि थोड़ा सा अपनी हरकतों को सुधारो, कल तुम इतना ड्रंक थे, जियान तुम्हें संभालते हुए कल घर लेकर के आई है, ऐसा नहीं चलेगा ना। कल रात क्या हुआ एक्चुअल में लियांग को कुछ खास याद नहीं था, उसे बस इतना लग रहा था कि वो घर कैसे पहुंचा। और ऊपर से ग्रैंडफादर ने जब बताया कि जियान उसे लेकर के आई थी तो वो कहीं ना कहीं खुश भी हो रहा था कि बिजनेस ट्रिप से आने के बाद यहाँ पर जियान उसे रिसीव करने के लिए आई है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करती है।
ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ग्रैंडफादर के कहने पर वो कुछ गुड्स वगैरह की चेकिंग करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसे भी कुछ लोगों से मिलना था। और इधर हम लोग जियान को देखते हैं जो कि अपने कंपनी के एक्टर यान से मिलती है। अब यहाँ पर यान एक्चुअल में उसके पर्सनल लाइफ के कुछ जो मैटर थे वो बाहर आ गए थे, जिस वजह से कि उसके करियर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जियान उसे समझा रहे होते हैं कि डोंट वरी, हमारी कंपनी के PR टीम जो है वो काफ़ी पावरफुल है, तुम्हारी इमेज को ख़राब हम लोग नहीं होने देंगे, तुम हमारी कंपनी के काफ़ी फेमस एक्टर हो और तुमसे काफ़ी प्रॉफिट होता है। अब वो दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं तो लियांग आ जाता है। वो जियान को उस एक्टर यान के साथ बात करते हुए देख लेता है। यान जियान को कह रहा था कि मुझे तुम्हारी कंपनी पे भरोसा है, तुम लोग मेरे करियर को इस तरीके से बर्बाद नहीं होने दोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ आगे भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के बारे में सोचता हूँ। बाकी जो भी मेरा डिसीजन होगा, जो मेरा सेक्रेटरी है वो तुम्हें जा करके बता देगा। इस बात पर जियान यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि चलो कम से कम यहाँ पर वो सोच तो रहा है हमारी कंपनी के साथ आगे काम करने के लिए। तभी लियांग वहाँ पर आ जाता है जियान से बात करने के लिए। जियान उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लियांग कहता है एक्चुअली में ग्रैंडफादर ने उसे किसी से मिलने के लिए भेजा था, तो वो जियान को यहाँ पर देख लिया। जियान क्या कर रही है, तो वो कहती है कि एक्चुअल में ये उसकी कंपनी का हीरो है और वो उसे यहाँ पर डील्स के बारे में बात करने के लिए आई हुई है। लियांग कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें मिस कर रहा था, सुबह से मैंने तुम्हें देखा नहीं ना, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। क्या मैं भी यहाँ पे टेबल शेयर कर लूँ? लियांग कहता है आई एम सॉरी, मुझे ज़्यादा लोगों के साथ खाना खाना पसंद नहीं है, तो ये हमारा पर्सनल टेबल है, तुम बाद में खा सकते हो जियान के साथ। अब यहाँ पर लियांग ऐसे सर में चक्कर आने की एक्टिंग करने लगता है जब वो देखता है कि यान उसे जियान के साथ बैठने नहीं दे रहा। लियांग की तबीयत ख़राब है ऐसा यहाँ पर जियान को लगता है और वो उसका फिक्र करने लगती है। लियांग तो जानबूझ करके एक्टिंग कर रहा था ताकि वो जियान को यहाँ से लेकर के जा सके। यान उससे पूछता है कि ये कौन है तुम्हारा, तो इस बात पर जियान उससे बताती है कि एक्चुअल में ये हस्बैंड है मेरा, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इससे शादी की है। खुद यान को भी नहीं पता था कि एक्चुअल में जियान मैरिड है और कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि यान जियान को पसंद करता है। इसी वजह से जब उसे पता चला कि जियान मैरिड है तो उसका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला था। अब लियांग कहता है कोई बात नहीं, हम बाहर चल लेते हैं ना, वैसे भी तो तुम्हारी मीटिंग यान के साथ ख़त्म ही हो गई होगी, एंड यू नो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे छोड़ करके मीटिंग करोगी? जियान यान को कहती है सॉरी, एज यू नो कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाना है, तो बाकी की जो भी डिटेल्स हैं और जो भी प्रोसीजर है वो मेरी सेक्रेटरी आपको समझा देगी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम ना लगे तो आप साइन कर देना। यान चाह करके भी उसे नहीं रोक पाता है और लियांग जियान को वहाँ से लेकर के जाती है। वो दोनों जब बाहर कार में जाते हैं तो जियान लियांग से पूछती है कि उसने ये बच्चों वाली हरकत क्यों की। उसे पता है कि यान उसकी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लियांग कहता तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, सुबह मिला क्यों नहीं तुम मुझसे जाने से पहले। और ये क्यूट वाले ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता। आई होप कि आपको ये कहानी मेरी तरह इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर हाँ तो हाँ, वो रोज़ वाला स्माइली सिमली भेज देना। मिलते हैं जल्दी से हम लोग इसी कहानी के सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट चाहिए तो भूलना मत, कमेंट में अटेंडेंस लगाना यस का बहुत ज़रूरी है।